गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप सर यू आर फाइन। हाँ जी, जैसे कि हमने लेसन 7 रीड जो है स्टार्ट किया था, हाफ हुआ था हमारा। लेसन है देशी जनता को सभ्य बनाना व राष्ट्र को शिक्षित करना। तो शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है कैसे हमारी भारतीय शिक्षा थी, अंग्रेजी शिक्षा ने किस तरह देखते थे हमारी शिक्षा को, उनके हमारी संस्कृति के प्रति उनकी क्या विचारधाराएं थी, और उन्होंने अपनी यूरोपीय पाश्चात्य शिक्षा को लागू करने के लिए क्या क्या नीतियाँ अपनाई, कॉलेज वगैरह बनवाए, या आपको पढ़ चुके हो। आगे था कि स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि अंग्रेज़ों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था, या उसमें स्कूल बच्चे जाते थे भी या नहीं? अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? इन सब पर रिपोर्ट बनाने के लिए जो है अंग्रेज़ों की तरफ से एक ईसाई प्रचारक विलियम एडम को एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया 1830 में। उसके लिए उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया कि कैसे स्कूल हैं, कैसे शिक्षा दी जाती है। तो उसके बारे में इन्हें रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया। जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की वह बड़ी दिलचस्पी। तो उन्होंने क्या बताया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा ही पाठशाला थी। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र होते थे जिसमें अधिक से अधिक जो थे 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। इन पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। 1 लाख पाठशालाएँ थी, एक में 20 थी, तो आइडिया लगाइए कितने होंगे। पाठशालाएँ संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जाती थी। कई पाठशालाएँ जो गुरु होते थे वो स्वयं ही चलाते थे, स्वयं ही उसको शुरू किया हुआ था उन्होंने। शिक्षा का तरीका जो है काफ़ी लचीला था। आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस पाठशालाओं में मौजूद थी। उस समय बच्चों की ना तो फीस निश्चित थी, ना किताबें ऐसे छपी हुई थी जैसे आजकल आप लोगों की प्रिंट की छपी हुई होती हैं, हेल्प बुक होती हैं आपकी। पाठशाला की इमारत भी अलग से नहीं बनाई जाती थी, और बेंच और बच्चों के लिए बैठने के लिए जो है बेंच वगैरह भी नहीं होते थे, ब्लैक बोर्ड भी नहीं होते थे। अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों का हाज़िरी लेने का भी कोई इंतज़ाम नहीं होता था, और ना ही जो आपकी जैसे वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं तो बरगद की छाँव में चलती थी, और तो कोई किसी गांव की दुकान या मंदिर के कोने में या उस गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की जो इनकम थी, आमदनी थी, उसी के अनुसार ही तय होती थी। अमीरों की फीस ज़्यादा होती थी और गरीबों की फीस कम होती थी। शिक्षा मौखिक होती थी, और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय कर देते थे। विद्यार्थियों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता जैसे आजकल बिठाया जाता है, एक ही जगह बैठते थे सभी। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली जो स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए जब फसलों की कटाई के समय कक्षाएं जो है वो बंद की जा सकती थी, ताकि बच्चे जो हैं अपने माता पिता की खेतों के कामों में हेल्प कर सकें। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशालाएं फिर से आरंभ हो जाती थी, और इसका परिणाम था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। 19वीं सदी तक नई दिनचर्या, नए नियम बनाए गए। देखिए 19वीं सदी के बीच में जब कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा जो है दखल नहीं दिया। अभी जैसे चल रही है ठीक है, उन्होंने उच्च शिक्षा पर ध्यान दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा सुधार में भी सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के अंदर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या और नए नियमों को नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था, कंपनी ने क्या कदम उठाए? देखिए, सबसे पहले कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रखा। प्रत्येक पंडित को 4 या 5 स्कूलों की देखभाल का जो है जिम्मेवारी सौंपी गई। पंडितों का काम क्या होता था कि पाठशालाओं का दौरा करना, वहाँ अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट जो है वो इन्हें दे, और कक्षाओं के नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित हो। अब ये पुस्तक जो है वो छपने लगी। विद्यार्थियों को प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने
लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से जो है कक्षाओं में आएँ और तय सीट पर बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे, यानी कि उनसे हेल्प मिलने लगी। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने क्या होने लगे, कमजोर होने लगे। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और नतीजा हुआ, पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था में अनुशासन की मांग थी, बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जो था वो जरूरी था। जबकि गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते, अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता, यानी कि बच्चा जो है पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक भी शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जो है वो ध्यान देने लगे, जोर देने लगे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया, प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले और पैसा जो है वो खर्च करें। इस दिशा में किए गए प्रयासों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, परंतु सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से एक थे। आगे देखिए, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के दिमाग में जो हीनता का बोध पैदा कर दिया। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति जो उनका गौरव है, उनका जो भाव है वो नष्ट होने लगा है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इससे भारतीयों को दास बना दिया है, इसमें लोगों पर जो प्रभाव डाला उसके मुताबिक पश्चिमी से अभिभूत, पश्चिम से आने वाले हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्ष में थे जो भारतीयों के अंदर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव जो है फिर से जीवित कर सके। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें, अंग्रेजों को बताएं कि वे गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा गांधी की मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही देनी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें सामाजिक परिवेश से काट देगी और उन्हें अपनी भूमि पर अजनबी बना देगी। उनकी राय में विदेशी बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजों शिक्षित भारतीय जनता से जुड़ने के तौर तरीके जो हैं वो भूल गए थे। गांधी जी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर ही केंद्रित है। इससे ज्ञान नहीं बढ़ रहा, बल्कि सिर्फ उसे रटा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है और लिखा जा रहा है। उसमें पाठ्यक्रम पर तो जोर दिया जाता था, लेकिन जो जीवन के एक्सपीरियंस है, अनुभव है और व्यवहारिक ज्ञान है, वो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा दोनों विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं, यह जानना पड़ता है कि वो चीज़ें किस तरह से काम आती हैं। इससे दिमाग और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगी। आगे जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ और दूसरे विचारक भी जो है एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से बिल्कुल अलग हो। तो इस पर टैगोर का शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसकी स्थापना कैसे और क्यों हुई, किसने की, देखिए। रविंद्रनाथ टैगोर की यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे और उनका वहाँ पर दम घुटना था। उन्हें स्कूल का माहौल जो है दमनकारी लगता था, जैसे वहाँ पर उनका दमन हो रहा है। टैगोर को ऐसे लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे थे, टैगोर का दिमाग कहीं और
होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल के बारे में सोचा जहाँ बच्चे जो हैं खुश रह सकें, मुक्त और रचनाशील हो सकें, जहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। उन्हें पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षा कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हुए उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद करे। बच्चे सोचे, उनमें इच्छा होनी चाहिए चीज़ों को जानने की, सीखने की। ऐसे विद्यालय की वो बारे में सोचते थे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशील, चकित होने के उनके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का कहना था कि क्रिएटिविटी जो है, सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्होंने यह जगह निर्मल, शांति से भरी दिखाई देती थी। के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोवेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे, लेकिन टैगोर जो थे आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपराओं के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। वो चाहते थे कि वो शिक्षा भी हो, दोनों का मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा जो है उसकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते थे। उनका मानना था कि इस व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसकी विपरीत बहुत सारे लोग एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे कि ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या रहा होता है और राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। तो आपका लेसन जो है यही कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छी तरह से जो है वो रीड करेंगे। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।